आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 16 की। लेक्चर 16 है। टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी लेक्चर नंबर 16 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका हिंदी है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, इसका हिंदी हो गया हिमांक में अवनमन। ठीक, तो आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। कल तक मैंने आपको बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग ऑफ पॉइंट और उनके प्रॉब्लम भी बताए थे हम आपको। कुछ प्रॉब्लम लगभग 4 या 5 प्रॉब्लम बताए थे। आज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि आखिर फ्रीजिंग ऑफ पॉइंट होता क्या है ना। हिमांक है क्या, ऐसे इसका हिंदी है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन और कमी। ठीक, तो इसमें यही कहेंगे कि पहले ये कि हिमांक है क्या, तो ये करें कहेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड is the freezing point of a liquid is the temperature at which is the temperature at which it started to freeze or solidify। यानी इसमें कहा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट टू फ्रीज और सॉलिडिफाई, है ना। यानी किसी द्रव का हिमांक, इसका हिंदी हो गया किसी द्रव का हिमांक उनके वह तापक्रम होते हैं। किसी द्रव का हिमांक उनके वह तापक्रम होते हैं जिन पर वे जमना अर्थात ठोस अवस्था में बदलना शुरू करते हैं। किसी द्रव का हिमांक उनके वह तापक्रम होते हैं जिन पर वे जमना अर्थात ठोस अवस्था में बदलना शुरू करते हैं। ठीक, परीक्षण करके ये रहा इट belongs to also the same temperature at which solid state of substances
start to melt, start to melt, और ऑप्शन करके 10 we found that at this temperature solid and liquid both are state, solid and liquid both are state of substances, solid and liquid both are state of substances coexist, that is becomes in equilibrium. So having same vapor pressure, यानी इसमें मैंने ये कहा, पहले हिंदी कर तो उसके बाद समझा देंगे पूरा हम, यानी यहां से हिंदी फिर से कर देते, किसी द्रव का हिमांक, किसी द्रव का हिमांक उनके वह तापक्रम होते हैं, किसी द्रव का हिमांक उनके वह तापक्रम होते हैं जिन पर वे जमना, जिन पर वे जमना अर्थात ठोस अवस्था में बदलना, जिन पर वे जमना अर्थात ठोस अवस्था में बदलना शुरू करते हैं। फुल स्टॉप, पारा चेंज करके ठीक इसी तापक्रम पर, ठीक इसी तापक्रम पर ठोस अवस्था वाले पदार्थ, ठीक इसी तापक्रम पर ठोस अवस्था वाले पदार्थ, ठीक इसी तापक्रम पर ठोस अवस्था वाले पदार्थ गलना भी शुरू करते हैं, ठीक इसी तापक्रम पर ठोस अवस्था वाले पदार्थ गलना यानी पिघलना भी शुरू करते हैं। फुल स्टॉप, पारा चेंज। इस तरह हम पाते हैं कि, इस तरह हम पाते हैं कि, इस तरह हम पाते हैं कि इस तापक्रम पर, इस तापक्रम पर ठोस एवं द्रवित, इस तापक्रम पर ठोस एवं द्रवित दोनों अवस्था वाले पदार्थ, ठोस एवं द्रवित दोनों अवस्था वाले पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस एवं द्रवित दोनों अवस्था वाले पदार्थ पाए जाते हैं, अर्थात साम्यावस्था पर, अर्थात साम्यावस्था में रहते हैं, अर्थात साम्यावस्था में रहते हैं। फुल स्टॉप। अतः इनके वाष्प दाब का मान, अतः इनके वाष्प दाब का मान समान होते हैं, अतः इनके वाष्प दाब का मान समान होते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यानी इसमें मैंने ये कहा कि किसी द्रव का हिमांक, हिमांक यानी जमनांक, हिम मतलब ऐसे बर्फ होता है यानी जमना,
तो मैंने कहा कि किसी द्रव का हिमांक उनके वह तापक्रम होते हैं जिन पर वे जमना यानी ठोस अवस्था में बदलना शुरू करते हैं। इसमें तो परेशानी नहीं है, क्योंकि जमना का मतलब जिन पर द्रवित अवस्था वाले पदार्थ जमना शुरू करेंगे। ठीक, फिर मैंने कहा कि ठीक इसी तापक्रम पर ठोस अवस्था वाले पदार्थ पिघलना भी शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और लग रहा होगा कि कारण जिस तापक्रम पर द्रव जमता है उसी तापक्रम पर यानी द्रव के जमकर बने हुए ठोस रूप पिघलते भी हैं, है ना। तो इसमें परेशान होना बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे आप देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में बदलता है, यानी पानी जमता है, यानी ठोस अवस्था बर्फ में बदलना शुरू करता है ना। तो ये तो खैर आप पहले जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में बदलता है। ठीक, लेकिन आप ये भी जानिए कि अगर मान लिया जाए -5 डिग्री सेंटीग्रेड करके -5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम करके पानी को जमा करके बर्फ बना लिया गया है, यानी एक कड़ा एक हार्ड बर्फ आइस बना लिया गया है। अब वहां से बर्फ को हटाकर एक ऐसे जगह पर रखते हैं जहां पर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो जैसे ही उस कड़े बर्फ को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम वाले जगह पर रखते हैं तो आप देखते हैं वो जो हार्ड बर्फ था वो अब मुलायम हो गया है और वो पिघलने की स्थिति में आ गया है। यानी इस स्थिति में आप देखेंगे बर्फ जो पहले काफी हार्ड बर्फ था वो ऐसा सिचुएशन में है कि आपको लगेगा कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे तब वो द्रवित अवस्था में बदल जाएगा और टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे तब वो कड़ा सॉलिड में बदलने लगेगा। इस तरीके से ये स्पष्ट होते हैं कि जिस तापक्रम पर द्रवित अवस्था वाले पदार्थ जमना अर्थात ठोस अवस्था में बदलना शुरू करते हैं उसी तापक्रम पर ये ठोस अवस्था वाले पदार्थ गलना भी शुरू करते हैं। क्या नहीं स्पष्ट होगा? यानी हम यूं करें कि पानी को एक ऐसे यंत्र में रखें, है ना, जहां पर टेम्परेचर यानी जहां पर टेम्परेचर आप -5 डिग्री सेंटीग्रेड करा सकते हैं। तो अब देखिए पानी जम करके हार्ड बर्फ के रूप में बदल गया है ना। तो यानी ठोस बन गया है। अब उस ठोस को वहां से हटा करके पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो ऐसे जगह पर रखेगा तो आप देखिएगा वो जो बर्फ था वो मुलायम हो गया है और वो गलने की स्थिति में आ गया है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो कड़ा बर्फ -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर था वो अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने की स्थिति में आ गया है, वो मुलायम हो गया है ना। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि जिस तापक्रम पर यानी लिक्विड जमा उसी तापक्रम पर उस लिक्विड का काफी हार्ड फॉर्म जो था वो गलना पिघलना भी शुरू किया। ठीक, तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि इस तापक्रम पर यानी जिस तापक्रम पर द्रवित अवस्था वाले पदार्थ ठोस अवस्था में बदलना शुरू किए हैं, है ना, तो इस तापक्रम पर ठोस एवं द्रवित दोनों अवस्था वाले पदार्थ पाए जाते हैं, है ना, और दोनों साम्यावस्था में रहते हैं। यानी उस फ्रीजिंग पॉइंट पर वो पानी जो है 50% बर्फ और 50% जल के रूप में रहता है, यानी वो काफी मुलायम रूप में रहता है और ऐसा लगता है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे 1 डिग्री कर देंगे
तब वो पानी में बदल जाएगा, और 0 से थोड़ा सा नीचे कर देंगे -1 तब वो कड़ा बर्फ में बदल जाएगा। इस तरह हम पाते हैं कि इस तापक्रम पर यानी ठोस एवं द्रवित दोनों अवस्था वाले पदार्थ पाए जाते हैं और दोनों साम्यावस्था में भी रहते हैं। इस तरह दोनों के वाष्प दाब का मान भी समान होंगे, क्योंकि आप जानते हैं साम्यावस्था है ना, साम्यावस्था किसी सिस्टम की वैसी अवस्था होती है जिन पर उस सिस्टम के मापने योग्य सभी गुण जैसे तापक्रम, दाब है ना, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये सब का मान समान होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीके से यानी उनके वाष्प दाब का मान भी समान होते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि किसी द्रव का हिमांक उनके वह तापक्रम होते हैं जिन पर वे ठोस अवस्था में अर्थात जमना शुरू करते हैं। ठीक इसी तापक्रम पर ठोस अवस्था वाले पदार्थ गलना भी शुरू करते हैं। इस तरह हम पाते हैं कि इस तापक्रम पर ठोस एवं द्रवित दोनों अवस्था वाले पदार्थ पाए जाते हैं और दोनों साम्यावस्था में रहते हैं। फलतः उन दोनों के वाष्प दाब का मान भी समान होते हैं। ठीक, अब इसी में आगे हम बता रहे हैं आपको, देखिएगा। कहेंगे इस तरह 10 एज ए शॉर्ट वी कैन से, 10 एज ए शॉर्ट वी कैन से, इस तरह संक्षेप में हम कह सकते हैं द freezing point of a liquid, the freezing point of a liquid is the temperature the freezing point of a liquid is the temperature at which liquid and its solid both a state of substances, liquid and its solid both a state of substances having same vapor pressure। यानी इस तरह हम कह सकते हैं, हिंदी लिखिए पहले, इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी द्रव का हिमांक, किसी द्रव का हिमांक उनके वह तापक्रम होते हैं, किसी द्रव के हिमांक उनके वह तापक्रम होते हैं यानी इसमें यह कहा कि इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी द्रव के हिमांक उनके वह तापक्रम होते हैं जिन पर
द्रवित एवं जिन पर द्रवित एवं इनके ठोस, जिन पर द्रवित एवं इनके ठोस दोनों अवस्था वाले पदार्थ के, जिन पर द्रवित एवं इनके ठोस दोनों अवस्था वाले पदार्थ के वाष्प दाब का मान समान होते हैं। द्रवित एवं इनके ठोस दोनों अवस्था वाले पदार्थ के वाष्प दाब का मान समान होते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद कीजिए। देखिए फिर से बोल रहा है, थोड़ा और लग रहा होगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा फेमस है, फ्रीजिंग पॉइंट उतना फेमस टर्म नहीं है। हमने ये कहा ना कि ये ध्यान रखना है कि एक द्रव जो है जिस तापक्रम पर जमते हैं, जिस तापक्रम पर जमकर ठोस अवस्था में बदलते हैं, ठीक उसी तापक्रम पर ठोस अवस्था वाले पदार्थ गलना भी शुरू करते हैं। अर्थात इस तापक्रम पर ठोस एवं द्रवित दोनों अवस्था वाले पदार्थ पाए जाते हैं और दोनों यानी साम्य अवस्था में यानी 50-50 की अवस्था में रहते हैं। इस तरीके से मैंने फ्रीजिंग पॉइंट का एक अलग डिफिनेशन दिया कि किसी द्रव का हिमांक उनके वह तापक्रम होते हैं जिन पर द्रवित एवं उनके ठोस दोनों अवस्था वाले पदार्थ के वाष्प दाब का मान समान होते हैं, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब इसलिए ये करें जैसा कि आप जानते हैं और पहले से ही पढ़ रहे हैं और लेक्चर 1 से ही आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। कहेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल का वाष्प दाब अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होते हैं। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वह तापक्रम है जब यानी द्रवित एवं ठोस दोनों अवस्था वाले पदार्थ के वाष्प दाब का मान समान है। तो अगर वाष्प दाब का मान कम हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट का मान भी कम होगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होते हैं, अतः ऐसे घोल का हिमांक भी अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के हिमांक से कम होंगे और हिमांक में यही अंतर हिमांक में अवनमन कहा जाएगा। तो फर्क चिन्ह करके ये रहा, स्टार का चिन्ह दे करके कहेंगे since so we know that vapor pressure of non-volatile solid containing since we know that vapor pressure of non-volatile solid containing solution becomes less than vapor pressure of pure solvent present in it। कहेंगे 10 इस तरह 10 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ non volatile
thus freezing point of non-volatile solid containing solution becomes also less than freezing point of pure solvent present in it. कहेंगे this difference in freezing point is called depression in freezing point। पहला चेंज करके लिखा हुआ इट इज denoted by डेल्टा TF। देखिए ध्यान से, यानी हमने कहा यानी पहले हिंदी लिखिए, चूंकि हम जानते हैं कि अवाष्पशील घुल रखने वाले चूंकि हम जानते हैं कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब चूंकि हम जानते हैं कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होते हैं। फुल स्टॉप। इस तरह अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल का अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल का हिमांक भी अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के हिमांक से कम होते हैं। अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के हिमांक से कम होते हैं। फुल स्टॉप। हिमांक में यही अंतर हिमांक में अवनमन कहलाते हैं। हिमांक में यही अंतर हिमांक में अवनमन कहलाते हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ। इसे डेल्टा TF से सूचित करते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज, T फॉर टेम्परेचर, F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, लिख लिए। इसमें अब ये कह रहे हैं आपको, देखिएगा, यानी मैंने ये कहा अभी तक यही ना बताया कि किसी द्रव का हिमांक उनके वह तापक्रम है जिन पर द्रवित एवं उनके ठोस दोनों अवस्था वाले पदार्थ पाए जाते हैं और दोनों
50% की अवस्था में होते हैं, यानी इस तापक्रम पर 50% द्रव और 50% ठोस होते हैं, यानी साम्य अवस्था होते हैं, फलतः उनके वाष्प दाब का मान भी समान होता है। तो इस तरीके से मैंने ये कहा कि चूंकि आप ये जानते हैं कि आप वाष्पशील घुल रखने वाले घोल का वाष्प दाब अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होते हैं, इसका मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। यानी आप वाष्पशील घुल रखने वाले घोल का हिमांक अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के हिमांक से कम होंगे। हिमांक में यही अंतर हिमांक में अवनमन कहे जाएंगे और यह डेल्टा टीएफ से सूचित होगा। दैट इज डेल्टा टीएफ बराबर टी डिग्री एफ माइनस टीएफ। डेल्टा टीएफ बराबर टी डिग्री एफ माइनस टीएफ, यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड containing सॉल्यूशन। या लिखना दैट इज डेल्टा टी एफ बराबर टी डिग्री एफ माइनस टी एफ। ये हो गया हिमांक में अवनमन, इसका हिंदी हो गया हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन या कमी, हिमांक में अवनमन या कमी। और इसका हिंदी हो गया शुद्ध घोलक के हिमांक, शुद्ध घोलक के हिमांक। और इसका हिंदी हो गया अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के हिमांक, अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के हिमांक। लिख लिए, देखिए ऐसे समझिए, हमने ये कहा है कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल का जो हिमांक होता है अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के हिमांक से कम होते हैं। जैसा कि इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी आप पढ़ेंगे, जैसे ऐसे रहेगा कि डाटा ऐसे रहेगा, यदि शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन टेम्परेचर है, ऐसा रहेगा। यानी इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि शुद्ध जल का हिमांक यानी उसका जमनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब उसमें 20 ग्राम अवाष्पशील घुल ग्लूकोज डाल दिए जाते हैं तो उस विलयन का हिमांक माइनस 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो अब तो ऐसा ही देख लिए कि शुद्ध जल का हिमांक था 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्लूकोज और जल युक्त विलयन का हिमांक है -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी घोलक का हिमांक ज्यादा और अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल का हिमांक कम है। तो हिमांक में यही अंतर हिमांक में अवनमन कहे जाएंगे। ठीक, आगे न्यूमेरिकल में क्लियर रहेगा सब, तो इसी थ्योरी पर ना प्रॉब्लम रहेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि शुद्ध घोलक का हिमांक ज्यादा होता है, लेकिन जब उसमें अवाष्पशील घुल डाल देंगे
तो बने घोल का हिमांक कम होगा। हिमांक में यही अंतर हिमांक में अवनमन के नाम से जाने जाएंगे। तो ये रहा हिमांक में अवनमन। आपको लगता होगा कि एग्जाम में रहेगा तो इतना लिखना नहीं, ये केवल समझने के लिए था। एग्जाम के लिए हम अलग से क्वेश्चन देख के आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है VBI है और व्हाट डू यू मीन बाय the term, what do you mean by the term depression in freezing point? Or what do you mean by the term depression in freezing point? ये रहा टारगेट पर। हिंदी हो गया, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? ये सॉल्यूशन रहा। सॉल्यूशन में ये कहेंगे जो अभी लिखे थे ना, डेल्टा TF बराबर T डिग्री F माइनस TF, वही हो गया और क्या। यानी आप कहेंगे कि यानी शुद्ध घोलक के हिमांक एवं यानी यही घोलक एवं अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के हिमांक में अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। यानी कहेंगे डिफरेंस बिटवीन freezing, difference between freezing point of pure solvent and difference between freezing a point of pure solvent and non-volatile solid and same solvent containing solution is called depression in freezing point। और अच्छा लिखने का नाम it is denoted by delta TF, that is delta TF बराबर T डिग्री F माइनस TF। यही हो जाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड containing सॉल्यूशन। यानी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन, अरे या तो बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों में से कोई एक रहना है।
तो ये क्वेश्चन है, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह आंसर है शुद्ध घोलक के हिमांक, शुद्ध घोलक के हिमांक एवं शुद्ध घोलक के हिमांक एवं अबाष्पशील घुल एवं अबाष्पशील घुल तथा समान एवं अबाष्पशील घुल तथा समान घोलक रखने वाले अबाष्पशील घुल तथा समान घोलक रखने वाले घोल के हिमांक में अंतर को, हिमांक में अंतर को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। हिमांक में अवनमन कहा जाता है। शुद्ध घोलक के हिमांक एवं अबाष्पशील घुल तथा समान घोलक रखने वाले घोल के हिमांक में अंतर को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। फुल स्टॉप पैराचेंज। इसे डेल्टा टीएफ से सूचित करते हैं, इसे डेल्टा टीएफ से सूचित करते हैं। पैराचेंज दैट इज डेल्टा टीएफ बराबर, दैट इज डेल्टा टीएफ बराबर टी डिग्री एफ माइनस टीएफ। ये हो गया हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और ये है शुद्ध घोलक के हिमांक, शुद्ध घोलक के हिमांक। और ये है अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के हिमांक, अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के हिमांक, अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के हिमांक। इतना आप लिखेंगे तो 2 नंबर का होगा। अब इसी में एक पॉइंट और बता देते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये उस क्वेश्चन का आंसर था जिसमें ये पूछा गया, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। अब इसी में ये करें, जस्ट लाइक बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है। और अंतर ये कि बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा कॉमन है, फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा कम कॉमन है। तो इसमें अब ये कहेंगे, आंसर समाप्त हो गया। यहां से अलग टॉपिक कर रहे हैं। इसी में स्टार का चिन्ह देकर कहेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट दैट depression in freezing point, depression in freezing point becomes directly proportional to molar concentration, directly proportional to molar concentration, that is molality of solution,
क्वथनांक में भी तो ये लिखा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन दैट इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। वही है क्या, खाली वहां पर बी फॉर बॉइलिंग रहता था, यहाँ एफ फॉर फ्रीजिंग है। तो इसका हिंदी हो गया, प्रयोग से स्पष्ट है कि हिमांक में अवनमन घोल के मोलल सांद्रता अर्थात मोललता के घोल के मोलल सांद्रता अर्थात मोललता के समानुपाती होते हैं। घोल के मोलल सांद्रता अर्थात मोललता के समानुपाती होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि शुद्ध घोलक के रूप में जल है जिसका हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर उसमें 5 ग्राम आप वाष्पशील घुल डालते हैं तो हिमांक हो गया -1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसमें 10 ग्राम और आप वाष्पशील घुल डाल देंगे तो अबरी हिमांक हो जाएगा और कम जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप वाष्पशील घुल डाल दीजिएगा तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड। वही हो गया कि यानी जो हिमांक में अवनमन है उसमें डाले गए घुल के मोललता के समानुपाती है। तो डेट इज डेल्टा TF समानुपाती m के, और डेल्टा TF बराबर KF इंटू m के। कहेंगे हेयर KF बराबर अपरेंट टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यानी हिंदी रह गया, प्रयोग से स्पष्ट है कि हिमांक में अवनमन का मान घोल के मोलल सांद्रता अर्थात मोललता के घोल के मोलल सांद्रता अर्थात मोललता के समानुपाती होते हैं। ब्रैकेट बंद, परीक्षण करके डेल्टा TF समानुपाती m और डेल्टा TF समानुपाती हटाए तो K कांस्टेंट, F लगा दिए फ्रीजिंग पॉइंट के चलते, तो KF गुना m स्मॉल m है। यहाँ KF बराबर हिमांक में अवनमन अस्थिरांक, या KF बराबर हिमांक में अवनमन अस्थिरांक या मोलल अवनमन अस्थिरांक है। इसका भी वही हिंदी हो गया, मोलल अवनमन अस्थिरांक है। लिख लिए, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन के रूप में इसे हम डील कर देते हैं।
कि कभी कभी रहता है ऐसे, या तो एलिवेशन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो इसे हम अलग से कर देते हैं कि डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए यानी क्वेश्चन रह गया क्यू है डिफाइन मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट प्रश्नवाचक चिन्ह ऑल्सो डिटरमाइन इट्स यूनिट। यानी क्वेश्चन करा मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करें। मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करें। ये भी आई है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये भी रह सकता है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन हम दोनों का बता रहे हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करें। प्रश्नवाचक चिन्ह इनके मात्रक भी निर्धारित करें। इनके मात्रक भी निर्धारित करें। पुनः प्रश्नवाचक चिन्ह सॉल्यूशन हो गया, ध्यान से कीजिएगा। कहेंगे सेंस of expression of depression in freezing point। Since from expression of डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, दैट इज डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना एम। यहाँ लिख दिए इफ एम बराबर 1 देन डेल्टा टी एफ बराबर के एफ और के एफ बराबर डेल्टा टी एफ। एक ही बात हुआ, तो इसमें आप ये कह सकते हैं, कहेंगे 10 or we can say for a molar 10 we can say for 1 molar solution containing non-volatile solids, for 1 molar solution containing non-volatile solid, depression in freezing point is also called molar depression constant। देखिए क्या कहा,
पहले हिंदी समझिए। चूंकि हिमांक में अवनमन के व्यंजक से, चूंकि हिमांक में अवनमन के व्यंजक से, चूंकि हिमांक में अवनमन के व्यंजक से, दैट इज डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना एम। फिर नीचे लिखिए, यदि m बराबर 1, यदि m बराबर 1 तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ हिंदी अंग्रेजी कॉमन और के एफ बराबर डेल्टा टी एफ हिंदी अंग्रेजी कॉमन। नीचे लिखना, इस तरह हम कह सकते हैं कि, इस तरह हम कह सकते हैं कि, इस तरह हम कह सकते हैं कि, थोड़ा सा अपन देख लिखिए, अबाष्पशील घुल, अबाष्पशील घुल रखने वाले, अबाष्पशील घुल रखने वाले, अबाष्पशील घुल रखने वाले एक मोलल घोल, अबाष्पशील घुल रखने वाले अंक वाला एक मोलल घोल के हिमांक में, अबाष्पशील घुल रखने वाले एक मोलल घोल के हिमांक में अवनमन को ही, हिमांक में अवनमन को ही मोलल अवनमन, हिमांक में अंतर को ही मोलल अवनमन अस्थिरांक कहा जाता है। मोलल अवनमन अस्थिरांक कहा जाता है। फुल स्टॉप ब्रैकेट बंद, यानी डेल्टा टी ए बराबर के एफ गुणे एम। तो यदि मोललता एक है तो डेल्टा टी ए बराबर के एफ है, यानी हिमांक में अवनमन ही मोलल अवनमन अस्थिरांक है। ठीक, अगला लास्ट क्वेश्चन उसी का था क्या, इसके मात्रक भी निर्धारित करें। तो इसके बाद वो भी हम कर देते हैं। इसका मात्रक बस यही लास्ट है कि हिमांक में अवनमन यानी मोलल अवनमन अस्थिरांक के मात्रक भी निर्धारित करें। एग्जाम में ये रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे, या तो मोलल उन्नयन अस्थिरांक का मात्रक या मोलल अवनमन अस्थिरांक का मात्रक, दोनों में से कोई एक निश्चित रूप से रहेगा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऑप्शन पहचानिए, सब्जेक्टिव रहेगा तो ऐसे बनाना है। यहां लिख देना है डिटरमिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, वही ना हो गया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हिंदी हो गया मोलल अवनमन अस्थिरांक के मात्रक का निर्धारण, मोलल अवनमन अस्थिरांक के मात्रक का निर्धारण। तो सीधे लिख देना यहाँ पे सेंस, सेंस फ्रॉम, सेंस फ्रॉम एक्सप्रेशन of depression in freezing point, since from expression of depression in freezing point, इसका हिंदी हो गया चूंकि हिमांक में अवनमन के व्यंजक से, चूंकि हिमांक में अवनमन के व्यंजक से क्या था, दैट इज डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना एम।
और के एफ बराबर डेल्टा टी एफ बटे एम, है ना। हिंदी में कॉमन है, सेंस यूनिट ऑफ डेल्टा टी एफ बराबर के फॉर केल्विन और एम बराबर मोल पर केजी, मोलरता नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्विंग पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, वही हो गया। प्रति एकांक किलोग्राम घोलक में घुलनशील घुल के कुल मोल की संख्या मोलरता कहे जाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 100 यूनिट ऑफ के एफ बराबर के बटे मोल पर केजी। तो ये हो गया और यूनिट ऑफ के एफ बराबर केल्विन किलोग्राम पर हो गया। तो इस तरीके से तो कैसे, यानी हमने कहा चूंकि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना एम और के एफ बराबर डेल्टा टी एफ बटे एम, चूंकि डेल्टा टी एफ का मात्रक है केल्विन और मोलरता का मात्रक है मोल पर केजी, तो के एफ का मात्रक हो गया यानी केल्विन बटे मोल पर केजी, यानी केल्विन ऊपर गया किलोग्राम पर मोल, ये आंसर हो गया, है ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा तो यहां पर अलग से कर देते हैं, फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ये हो गया यूनिट ऑफ के एफ बराबर केल्विन किलोग्राम पर मोल, यही उतार दिए, या केल्विन का केल्विन मोलिलिटी को से रहने देते हैं, या केल्विन बटे स्मॉल एम, अरे डेल्टा टी एफ को केल्विन मोलरता को मोलरते रहने दिया, तो केल्विन पर मोलर या केल्विन मोलर इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर या डिग्री सेंटीग्रेड मोलर इनवर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी टेम्परेचर केल्विन में अमोलरता के लिए एम ही रहने दिया, तो केल्विन बटे एम या केल्विन एम के ऊपर एम इनवर्स। अगर टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में माप लिए तो डिग्री सेंटीग्रेड बटे एम या डिग्री सेंटीग्रेड एम के ऊपर तो डिग्री सेंटीग्रेड एम इनवर्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप एक बार हिमांक मैथमेटिक्स बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, अगले क्लास में हम फिर से इसका रिपीटेशन कर देंगे, क्योंकि ये अभी न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा और थ्योरी बाकी है, तो अगले क्लास में हम इसे फिर से बता देंगे।